स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गुड इवनिंग सबको। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ORM1। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी किया था बेटा। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज सोलवेंट से, है ना। मैंने आपको ये सिखाया था कि एक सोलवेंट जो है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन के लिए, खासकर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए ना, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि सोलवेंट को बेसिकली बदलने से रिएक्शन के काइनेटिक्स पे फर्क पड़ जाता है। मतलब आप ऐसा ऑब्जर्व भी करोगे आगे, मैं भी आपको कई बार दिखाऊंगा कि आपने सोलवेंट लिया मान लो X, उस समय रिएक्शन की रेट आ रही थी मान लो 10 टाइम्स, आपने सोलवेंट लिया भाई वो 100 टाइम्स हो गई। मतलब सोलवेंट कैन बूस्ट दी रिएक्शन, राइट। सो उसके लिए हमें सोलवेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात ये बोलूंगा मैं। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बेटा सोलवेंट ना दो तरीके के मैंने आपको सिखाए थे, सबको याद होगा। एक सिखाया था पोलर, राइट, एक सिखाया था मैंने पोलर, और एक कैसा बोला था मैंने, नॉन पोलर। नॉन पोलर। मैंने कहा था यार जो पोलर होता है ना बेटा, पोलर का मतलब सबके दिमाग में सेट होना चाहिए कि यार जैसे एक्स और वाई या ए और बी जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, वो जब बाउंड करते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड से, तो परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, that will basically attract the bond pair and it will acquire some negative charge and other will acquire positive charge. This is known as polarization of covalent bond. So एक पोलर सोलवेंट क्या होता है बेटा, वो सोलवेंट होता है जिसका डाइपोल मूवमेंट, मतलब ये जो पोलराइजेशन मैंने सिखाया, that will not equals to 0 while the non polar solvent has mu equals to 0. अब मैंने आपको बताया था यहाँ दो टाइप होते हैं बेटा। एक होता है अपना क्या, प्रोटिक होता है, कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अब तू कैसे पहचानेगा कि कौन सा प्रोटिक है कौन सा एप्रोटिक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्पेशल केस है, सबने क्लास 11 में पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मान लो अटैच ए फ्लोरीन, मान लो नाइट्रोजन, मान लो ऑक्सीजन, ऐसा कुछ भी केस आ रहा है, that means that particular molecule will capable of hydrogen bonding। and यदि हम उसको solvent मान रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसे कैसा solvent मानेंगे बेटा? पोलर, तो वो ऑलरेडी है, और प्रोटिक मानेंगे क्योंकि it can do hydrogen bonding। now मैंने आपको बताया था कि यार कुछ तो हमने पहचान लिए थे, आई थिंक हम यही थे, राइट। कुछ तो मैंने पहचान दिए थे आपको और हम यहाँ तक पहुंच गए थे, आई थिंक। एसीटोन भी मैंने तक कर लिया था। हाँ। अब एक बार और सारे सॉल्वेंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यार ये चीज ऐसी है ना, आपको ना हमेशा ही काम आएगी। ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप पूछ रहे हो सर डीएमएफ क्या है, ये क्या है। तो देखो नेक्स्ट इज 9th 8th एग्जांपल यदि आप कंसीडर करेंगे ना बेटा, दैट इज देखो डीएमएस। इसको शॉर्टकट में जो बोलते हैं ना अपन इसको बोलते हैं डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो यदि आप इसको कंसीडर करोगे ना बेटा, खुद सोचो, ये पोलर तो दिख रहा है, एस डबल बॉन्ड और पोलर है कि नहीं है? है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है बेटा? सल्फर से। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। तो कैसा सोलवेंट रहेगा? पोलर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कैसा रहेगा? ये एप्रोटिक सोलवेंट रहेगा। सिमिलरली दिस इज नोन एज डीएमएफ, बहुत काम आएंगे आपके, इनके फॉर्मूले भी याद करना, इनका नाम भी डाई मिथाइल फॉर्माइड। द डाई मिथाइल इज, दिस इज मिथाइल 1 मिथाइल 2, डाई मिथाइल फॉर्माइड। अब इसमें देखोगे तो सी डबल बॉन्ड और पोलर है बेटा, एन और सी बॉन्ड भी पोलर है, तो पोलर एप्रोटिक है क्योंकि इसमें अपने पास OH या कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है। तो आप सारे एक बार लिख लीजिए, 8th 9th इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज बेंजीन, ये बहुत काम आता है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये सब देखो नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? देखो यार सारे बॉन्ड 11th को कंसीडर करो, सारे बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन। इधर देखो 12वें में हर बॉन्ड बिटवीन दी 2 कार्बन प्रेजेंट है बेटा। और यदि ऐसा है तो दोनों यदि कार्बन है तो आपको पता है ना यार, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई भी किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर बॉन्ड विल रिमेन बेसिकली अनपोलराइज। सर ये तीसरा टिक किसके लिए था? थर्ड टिक किसके लिए था? ये उसके लिए था पोलर,
पोलर, नॉन पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक के लिए। प्रोटिक एप्रोटिक। तो आपको ये नहीं लिखना ना बेटा, एंड वाला कॉलम लिखना। हाँ सर, वो तो वैसे ही पूछ लिया। ओके बेटा, तो प्लीज सर आप एक लिख बार लीजिए। सर प्रीवियस स्लाइड करना है एक बार बस। फाइन, एक सेकंड मैं कर देता हूँ। ये वाली है इससे पहले, ये ना सर आ गया, इससे पहले वाली जो आपने सॉल्वेंट दिखवाया था। ये सर ये नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, मतलब वो नहीं। बॉन्डिंग टूटती नहीं है। बॉन्डिंग टूटती, देखो होता है क्या, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, देख ए और बी तूने बोला कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सर तो ये ये तो उनमें पता है सर। सुन, ये तो ये तो बात होती है कि जो बॉन्ड पेयर है ना बेटा, वो हाँ बीच में रहेगा, ये हाँ बात होती है। शेयरिंग पे होगा। हाँ बीच में रहेगा, बीच में, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन सर ऐसा होता नहीं हमेशा केस में, हाँ कोई सर। ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस ना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, हाँ तो सर वो ऐसा होता है। कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके का हो जाता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर। चमका भी? हाँ सर समझ गए, ठीक है। ठीक है, तो तो सर अब जो ये आपने सबसे ऊपर बताया था वो पोलर कैसे हुआ सर? देख, एस डबल बॉन्ड एक ओ दिख रहा है बेटा, हाँ हाँ। तू बता किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है कि नहीं ऑक्सीजन ज्यादा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया बेटा, हाँ सर। पोलर अच्छा दिखा। अच्छा, टूट के आ गया ना, अच्छा ठीक है, तो टूटा नहीं, टूटा नहीं, टूटा नहीं, शिफ्ट हुआ है। टूटता ना बेटा तो ऐसे लिखता, समझ रहा है, पूरा +1 या -1 लिखता तो टूट गया। जब डेल्टा लिखते हैं ना, डेल्टा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास शिफ्ट हुई है, समझा? सर जब ये बेंजीन हमारा पोलर ही नहीं है तो ये एप्रोटिक कैसे हो गया? मैंने तो प्रोटिक लिखा ही नहीं, मैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा है, बोला ही नहीं। सर साइड में टिक तो एप्रोटिक पे हो नहीं रखा बेटा, है ए ना। प्रोटिक का नहीं, ए प्रोटिक तो सारे ही है फिर ये बेटा, क्योंकि बेंजीन मतलब तो सर, ए प्रोटिक का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना करे, राइट? अच्छा वो ऐसा नहीं होता कि पोलर में ही होता है या नॉन? हाँ, जनरली गलत टिक है ये, मान सकते हैं आप, इसको टिक को छोड़ दो, जनरली इट इज नॉन पोलर। सो नॉन पोलर मतलब सर यही कंफ्यूजन हो रहा था सर। हाँ, सर तो सर जस्ट डिलीट दिस कॉलम ना, टेंशन ही क्या है अपन को, तो कह ही रहा हूँ। सर ये लास्ट के 2 एग्जांपल तो बेकार ही है ना। साइक्लोहेक्सेन याद रख लेना, कई बार लिखा आता है, कहीं ऐसा आ जाए एरो के ऊपर, तू पूछे है क्या ये, तेरा ही दिमाग खराब होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है भाई सर एक बार सर वो नॉन पोलर का भी बता दो, जैसा आपने ये हाइड्रोजन और ये सल्फर लेके बताया था। देख, ये रहा नॉन पोलर, 13वां एग्जांपल देख, कार्बन से कार्बन के बॉन्ड है सारे, देख बेटा, दिख रहा है? अच्छा तो ये कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे रहेंगे? तो बीच में रहेगा ना, जैसे तू और मैं सेम पावर वाले आदमी है, तो हमने बीच में मान ले एक क्या बोलते हैं, एक कुछ भी ले ले, एक आईफोन रख दिया, तो ना तू छीन पा रहा है ना मैं छीन पा रहा हूँ, टूट और मान ले जाएगा। एक समय बदला, फिर मैं बहुत पावरफुल हो गया, तो मैंने तेरे 2 थप्पड़ मारे और फोन छीन लिया, समझ रहा है? ठीक है ठीक है, ओके सर। हो गया अभी सर, ये तो हो गया। चलो आज हम जेई के और नीट के एक सवाल को कवर करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबल सवाल होता है वो, जो मैं आज आपको बताऊं। सर ये 1 मिनट ऑर्गेनिक और, में एक क्वेश्चन यहाँ कितनी से बार आता आया ही सर है। वो? हाँ, सर वो सवाल कितनी बार आया है? कितनी बार नहीं, हर साल आता है उस टाइप का सवाल, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? तुम्हारे में भी आएगा, अभी से बता रहा हूँ। CH बॉन्ड नॉन पोलर होगा कृष्णा, लगभग ना, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर आती है बेटा, तो आई कैन से कि वो नॉन पोलर है, ठीक है कृष्णा? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहेगा, तू वैल्यू चेक भी कर सकता है इंटरनेट पे, तो सर एनसीईआरटी में दे रखी थी क्लास 11। लगभग सेम ही रहती है, समझ। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो बढ़िया, ओके। नाउ अब सुनो मेरी बात, अब अपन ने यार जान लिया सब कुछ, अपन ने जान लिया रिएजेंट्स, जान लिए अपन ने, वो जान लिया क्या नाम से, सॉल्वेंट जान लिया। अब एक वर्ड और यूज करते हैं जनरली, दैट वर्ड इज नोन एज लीविंग ग्रुप या लीविंग एबिलिटी, ठीक है? दिस वन, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम। देखो होता क्या है, मैं पहले आपको लिविंग ग्रुप का मतलब समझाता हूँ। होता क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, जैसे मान लो मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबको RX तो पता है ना, एल्काइल हैलाइड सबको पता है कि नहीं पता है, बोलो? जी सर। अब ना इसमें क्या होता है, मान लो तुमने कोई रिएजेंट डाला, रिएजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या फिर रेडिकल, है ना? तो मान लो कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये कैसा रिएजेंट है, अटैकिंग। तो ये आदमी जाके ना अटैक कर रहा होता है, किस पर कर रहा होता है, इस कार्बन पे, इस मॉलिक्यूल पे, ऐसा मानो। तो ये जो जाके ऐसा एरो बनाया ना, ऐसा एरो बनाया, दैट मींस ये अटैकिंग रिएजेंट है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर क्या करेगा, अटैक।
और जैसे ही इस पर अटैक करेगा ना, तो देखो ये आदमी एक बाहर निकलेगा और ये अपनी रिएक्शन ऐसे आ जाएगी, न्यूक्लियोफिल जुड़ जाएगा R से और ये X माइनस बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बाहर निकला ना बेटा, सुनना मेरी बात, ये जो बाहर निकला इसको बोलते हैं अपन लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं अपन इसको? लीविंग ग्रुप। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में या मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ना लिविंग ग्रुप निकलता ही निकलता है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में। मतलब आपका कोई मॉलिक्यूल आके अटैक करता है, अटैक करेगा तो अटैकिंग, ये क्या है हमारे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, तो हम पढ़ चुके हैं। यस सर। तो अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करेगा ना, तो कोई ना कोई पार्टिकल विल इजेक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड दैट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप की खुद की लिविंग एबिलिटी रहती है। क्या रहती है? लिविंग एबिलिटी। कौन अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, ये सवाल है। तो आप खुद सोचो, यदि कोई आदमी, मैं हूं, मैं एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से निकला और मैं स्टेबल हूं, मैं निकलने के बाद क्या हूं बेटा? स्टेबल हूं, तो मैं अच्छा क्या हो जाऊंगा? लिविंग ग्रुप। समझे? यस सर, यस। फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 केस देता हूं, एक है फ्लोरीन माइनस, एक है क्लोरीन माइनस, एक है ब्रोमीन माइनस, एक है आयोडीन माइनस। ये पांचों लोग निकले, कोई पूछे इन सब में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? कोई बताएगा? आई माइनस जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट? जो हाँ सर। सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट? सर Cl माइनस। कट। सर आई माइनस सर सर। आई I माइनस minus सर आई माइनस। आपने 11वीं क्लास में, आपने 11वीं क्लास में एटलीस्ट ये पढ़ा होगा। एक सेकंड यार, सर कहाँ जा रहे हो? अरे यार एक मिनट बस। हाँ, अब ठीक है। तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, अलोंग द पीरियड नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल रहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और इन ए ग्रुप, यदि हम ग्रुप की बात करेंगे ना बेटा, तो नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल रहता है? बिगर एटम पर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लिख लो, नहीं पढ़ा है तो। क्या बोल रहा हूं मैं? यदि नेगेटिव चार्ज देखेंगे एक पीरियड के अलोंग, पीरियोडिक टेबल के पीरियड के अलोंग तू बढ़ रहा है और तुझे देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबलाइज होगा, तो तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही। जैसे आई कैन से O माइनस, N माइनस और लेट अस सपोज कुछ भी ले लो, F माइनस। कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों में से? बोलो। एफ माइनस। F माइनस, क्योंकि एक पीरियड में आते हैं सब लोग। किस में आते हैं ये? एक पीरियड में। तो एक पीरियड में नेगेटिव चार्ज किस पर स्टेबल है बेटा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन एक ग्रुप की तो बात करेगा तो नेगेटिव चार्ज किस पर बड़े स्टेबल है? एटम। जो बड़ा है। बड़ा है एटम। तो उसमें फायदा क्या है? उस पर नेगेटिव चार्ज फैल गया है, और नेगेटिव चार्ज यदि फैल गया है ना, तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यदि मैं पूछूं आपसे, ये लिविंग ग्रुप है, ये, तो मैं कह रहा हूं मुझे पता है कि जब आई एज ए आई माइनस बाहर निकलेगा तो स्टेबलाइज है कि नहीं है? और यदि बेटा वो स्टेबलाइज है तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? आई माइनस। माइनस आई। यस सर, यस। समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? नहीं। जैसे आपको मान लो छोटा सा सवाल ले लेते हैं 11वीं क्लास का, RCl, RBr, RI। कोई पूछे भाई सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा सेम न्यूक्लियोफाइल के लिए? न्यूक्लियोफाइल सेम है, सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? RI। कोई पूछेगा क्यों? बोलोगे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि क्योंकि I माइनस क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है। रिएजेंट, सॉरी समझा कि ग्रुप। नहीं समझा? तो हमेशा याद रखेंगे लिविंग। अभी मैं रिएक्शंस पे लेके जाऊंगा आपको, बहुत सारे रिएक्शंस पे, ठीक है? मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन पढ़ाना हूं, लगभग 70-80 रिएक्शन पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक की, और सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एटलीस्ट ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार लिविंग ग्रुप इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलो सब लोग, हाँ कि ना? यस सर। तो सब पहले छापेंगे ये वाली चीज फटाफट। सर एक बार बताओ सर, दोबारा समझाओ सर। बताओ, देख बेटा सुन, मेरी बात सुन। तो मैं तेरे से कह रहा हूं, तो ये रिएक्शन समझ में आ रही है? ये न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, समझ में आया? हाँ सर ठीक है, अटैक कर रहा है। तो ये निकल रहा है, कोई आदमी निकल रहा है, ठीक है? ठीक है तो सर। जो आदमी निकल रहा है वो है लिविंग ग्रुप। इतना समझा? हाँ सर ठीक है। अब जो आदमी निकल रहा है उसकी लिविंग एबिलिटी होगी, ठीक है? हाँ। लिविंग एबिलिटी होगी। अब वो कब अच्छी लिविंग एबिलिटी होगी उसकी? जब वो निकलने के बाद क्या हो रहा है बेटा? स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबलाइज हो रहा है। जैसे मान ले हमारे यहाँ पे F माइनस निकला, Cl माइनस निकला, Br माइनस निकला, I माइनस निकला। मैं जानना चाहता हूँ सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो मैंने कहा यार F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एक ग्रुप में आता है। मैं तो 11वीं क्लास में पढ़ के बैठा हूँ कि एक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज बिगर एटम पर स्टेबल होता है। समझा कि नहीं समझा?
यस सर आ गया तो किस पर ज्यादा स्टेबल है? आई माइनस पर। I कौन माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है? आई माइनस। I तो माइनस। मान ले कि 3 आदमी दे दिए तेरे को, बोला कि बता भाई सबसे तेज रिएक्शन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, कि आरसीएल आरबीआई आर में से सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा। आपने 11th या 12th में नाम तो पसंद होगा, SN2 SN2 SN1 ऐसे बोलेंगे, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा हाँ सब। सर, हाँ तो सर। किसकी रेट ज्यादा होगी? तो बोल दो आरआई की रेट ज्यादा होगी, एज आई माइनस इज better living group as negative charge is stable on bigger atom in a particular group। समझ में आया? अभी किसी को डाउट? सर ये वही कार्बोकैटायन वाला है ना, SN1? हाँ बेटा, सर हाँ। पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। कभी भी लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, बहुत रेयर आता है बेटा, ठीक है। हाँ सर। चलो अब सब ये लिखो जो यहाँ पे लिखा सर हुआ थोड़ा है, रुक जाना सर, आराम से रुको लिखने कल के तक लिए। मतलब। वेट सर, थामा थामा। अब मैं रेल बनाऊंगा आपके कुछ दिनों के बाद, पहले ही बता रहा हूँ। सर घर पे नहीं कॉल कर रहे हो क्या सर? घर सर वर कॉल रेल नहीं क्या करूंगा। होता है? रेल मतलब मतलब हमारा अब मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा सारी चीजें। अब आप प्रिपेयर हो जाओ फाइनल एग्जाम के लिए। सर अपन कब तक दिसंबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस? सिलेबस नहीं खत्म होना हो, अब अपन को एंड तक ही चलना है, जब तक नीट ना हो, छोड़ना ही नहीं है। सर 11वीं का नहीं कराओगे फिर? सब कराऊंगा ना बेटा, जल्द खत्म करूंगा फिर 11वीं कराऊंगा। हाँ अब, सर। अब मैं तो आप ऐसा करोगे ना तो सर डाउट क्लास रेगुलर लेना। भाई मैं बोल इसलिए मैं डाउट भी रेगुलर लूंगा। तुम पढ़ने आ जाना, 9 से 10 बुलाऊं आ जाओ, तो मैं रोजाना 1 घंटा दे दूंगा तुम्हें, जब तक पेंडेमिक चल रहा है। क्या जा रहा है मेरा? अब सर तो 11 से 12 बुला लो सर, 9 से 10 मत बुलाओ। हाँ सर 11 से 12 सही है। 11 से 12 भी बैठ जाएंगे जब ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा। अभी सर मेरे को रात थोड़ा को कभी अभी मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं खुद, तो मैं 11 से 12 बैठ जाऊंगा, तो ओपन है, आप आके पूछ के चले जाओ, खत्म। मेरा क्या जा रहा है उसमें? 11वीं का रहा है, 11वीं का है, 12वीं का रहा है, 12वीं का है, बैठ जाएंगे हम तो लेके। अरे मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, मेरा सिस्टम स्टेबल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कैन यू प्लीज बेसिकली इसको चेक कर सकते हो आप 1 मिनट मेरे सर से। पहले लिखने दो सर, फिर पूछना। हाँ हाँ, ये एग्जांपल्स भी आप तो डायरेक्ट मत छापना, समझ समझ के एग्जांपल लिखना। यार इसमें बायो के कितने बच्चे हैं? आज लास्ट आपकी क्लास में तो 6 थे शायद से, मैं मैम जान को लिया, आज इंक्लूड। तुम्हारा अभी मेरे पास मैसेज आया है, उनकी मैडम का है ना, इंटरनेट का कुछ टूट गया है वायर। अच्छा सर। क्लास का शायद अभी मैं सर देखता हूँ या मैं आप ले एंड में। लीजिएगा। बेटा मेरी क्लास है, मैं 9 से 10 आ जाऊं तो तुम ब्रेक ले लेना। ऐसा करना, मैं 7-8 बजे से ही बैठ जाऊंगा वापस, ठीक है? ठीक है सर। तो तुम आके और पूछ लेना, हो सकता है तुम्हारी क्लास ना हो, उन्होंने लिखा है मुझे मैसेज। अब वो ठीक मुश्किल ही ठीक हो पाएगा, मेरे से ही नहीं हो पाता था यहाँ पे। वो वायर, बारिश देखी थी कल कितनी तेज हुई थी? अरे सर हम कांच फोन टूट से गया ले मेरा ले। तो। अरे कितना मजा आया रात में, तो नहा के आया अरे हूँ यार। सर मेरा कांच टूट गया ऊपर। और मजे से आ गए। सर ना क्या है, जब बुखार हो रहा है। नहीं कल तो रात में ठीक हो गया था, उसके कारण भी हो गया, लेकिन मैं मस्त बाहर गया था आराम से। सर गुड़गांव में बहुत बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत तो तेज कल गुड़गांव में बारिश हुई है। सर दिल्ली में तो बाढ़ आ गई। दिल्ली में तो हुई नहीं सर, पता। हाँ सर आईटीओ में सर एक वो नाला सा था सर, वहां लोगों के घर बह गए नाले में। और गुड़गांव में घर कल बहुत डूब अच्छी गए, बारिश हुई। घर डूब गए। सर एक बार बताओ सर, अगर आप ऑफलाइन सेंटर चालू करोगे तो सर हम दिल्ली वाले लोग क्या चाहेंगे? आना ही नहीं, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास रेगुलर रहेगी पूरे साल तक, जब तक तेरा जेई ना हो पाए, ठीक है? सर अगर हम आना फिर सर चाहते हम भी क्यों आ रहे फिर ऑफलाइन? और तो सर ऑनलाइन ही आ जाएंगे अब। नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है, तो ऑनलाइन आते रहना। ठीक है सर आप सर वो तो उस टाइम देखेंगे ना। अभी हमारा कहाँ दोनों सर? चलता रहेगा, लेकिन सेंटर हमारा जब ओपन होगा, जब हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। सर वो तो 27 जुलाई की कह रहे हैं। नहीं नहीं, बकवास है। अबे कुछ नहीं होगा दिसंबर से। अरे सर 11 लाख हो गए, कहाँ 27 जुलाई खोलेंगे? दिसंबर सर अभी तो करंट रिपोर्ट के हिसाब से 1.2 करोड़ लोगों को होना ही डेफिनेटली है, क्योंकि फिर वो पीक आ जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होगा मोस्ट सर प्रोबेबली। सरकारी आंकड़ों पे तो सर आप जाओ मत, सर सरकारी आंकड़े हमेशा बेकार होते हैं। देखो दिसंबर से पहले नहीं खुलना है, हो जाए तो बढ़िया है। आप जनवरी में मान लो खुलता है तो 11वीं क्लास स्टार्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से, 2 महीने 11वीं पढ़ाएंगे बिठा के। क्या जा रहा है बताओ? सर आपने पिछले लेक्चर के नोट्स नहीं अपलोड किए? बेटा मैं कर दूंगा, एक्चुअली वो मेरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, वो तो नए बना के दूंगा, वो मर गया वो कंप्यूटर। कह रहा हूँ सर क्या हो गया? बेच के आ गया, सर 5,000 रुपए में बेच के आ गया मैं, अभी थोड़ी देर पहले जाके। हाँ सर कह रहा हूँ मैं, तभी तो मैकबुक ले आओ सर। हाँ
चलो अब लिखो। अरे यार बातें करते करते आप लोग मजे ले रहे हो, खत्म सर करो बातें करते करते लिख रहे हैं। भाई। एग्जाम्पल समझ के लिखना है फर्जी लोगों। समझ सर लिख लिया Sir, done. सर आप नहीं समझाओगे? मैं सर कुछ से उसका समझ दिमाग लेते लगा, मैं तो तो आपकी समझाऊंगा ही। सर हाँ ये सर मैं पांचों मार्कअप कर रहा हूँ। सब चुपचाप एग्जाम्पल समझो, 5 मिनट बोलो मत, एग्जाम्पल लिखो उसको समझो। हाँ मैं सारे समझाऊंगा कृष्णा, सारे समझाऊंगा। थर्ड वाला बेटा स्ट्रक्चर बना कृष्णा। सर कुछ से समझ लेते तो आपकी जरूरत थोड़ा पड़ती। भूसा खाओगे क्या तुम? तभी तो थोड़ा तो समझ रहा है, ये देख जनाब अब इनसे इसको बहुत समझ। लोग। ये 4 लोग है, तुझे पढ़ाए थे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, फेजोनेंस, सब लगा दे। नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगा ही, मना थोड़ा ना करो, एक बार थोड़ा सोच लो। तो अभी मैं आप सबको ना 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, अपना देखेंगे चुपचाप। अरे नया एग्जांपल पकड़ा दिया आपने। नहीं नहीं, थर्ड एग्जांपल का एक्सपेंशन करके दिखाया। सर कैसे देखेंगे सर? देखो बेटा नेगेटिव चार्ज जैसे देखते हैं, 2 मिनट तो मैं बता रहा हूँ, सारे तो बता ये रहा फिनॉल कैसे ज्यादा हो गया है HO से? हूँ। सोच लड़की, मैं 3 मिनट बाद ही बोलूंगा अब। कृष्णा आ गया तो बता। कृष्णा फिनोल और ये वाला बताइयो, कार्बोक्सिल वाला क्या एक्सप्लेनेशन है तेरा? माइक है तेरे पास कृष्णा? माइक है बेटा? हाँ बोल, क्या सोच रहा है, कैसे आया ये ऑर्डर? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है ये? सर रेजोनेंस दोनों में है। हाँ उसके बाद इसमें फिनॉल में वो मेरे को लग रहा है कि जैसे इसमें प्लस M है और इसमें माइनस M है। इसमें देखो आप सब लोग आते हैं, सबने देख लिया क्या? सर ये चलो मैं फिनॉल में क्या ये लोन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा क्या? दोनों ही सेम है, बताता हूँ सुनो। पहला एग्जांपल किसी को पूछना है बताओ, मत पूछो, घटिया है जो भी पूछेगा। दूसरा पहला नहीं बताऊंगा मैं, पूछना है किसी को? नहीं बता सर। दूंगा भाई। दूसरा, आई थिंक दूसरा भी क्लियर है। अलोंग द पीरियड नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा भी क्लियर है। चौथा भी क्लियर होगा आई थिंक सबको। यस सर। डाउन द ग्रुप नेगेटिव चार्ज इज हाँ, स्टेबल ऑन बिगर एटम। आई थिंक पांचवा नहीं क्लियर होगा अब सर आपको। क्लियर है क्लियर है। N और C क्लियर है में तो सर। N ज्यादा होगा ना। एकदम पानी की तरह। नहीं नहीं सर ये ये माइनस आई CS ग्रुप है CS हाँ सर और ये प्लस आई ग्रुप Plus है। और plus आई है, नेगेटिव हाँ। चार्ज को हाँ, कौन सर। स्टेबलाइज करता है भाई? हम चाहते हैं नेगेटिव चार्ज को खींच लो, खींच लो। नेगेटिव चार्ज को क्या करो, खींच लो, इलेक्ट्रॉन दो मत। ये आदमी तो इलेक्ट्रॉन चिपका रहा है इसको, आ रहा है सर, हाँ। हाँ हम तो चाहते हैं सर कोई खींच ले। माइनस M वाला, यस सर। सही है, पांचवा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। आते हैं Yes, अब sir. आते हैं हम इस पर, अपने वाले एग्जांपल पर, है ना? अच्छा इसको हम थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं क्योंकि आप लोगों ने 11वीं में बहुत कम पढ़ा हुआ है। तो आरसी मैंने ही पढ़ाया था, बहुत ही घटिया पढ़ाया था ऐसा लग रहा है। RCO नेगेटिव, ये आपका है फिनोल, है ना? सब लोग ध्यान से देखो। और क्या था? OH नेगेटिव। चलो मुझे एक बात बताओ, रेजोनेंस किस किस में नजर आ रहा है? क्या आपको इन दोनों में रेजोनेंस नजर आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड में? हाँ जी सर। सर। हाँ जी ठीक है। तो भाई इन दोनों में रेजोनेंस, तो ये दोनों जीत गए, ये दोनों जीत गए कितने से? इन दोनों से, है कि नहीं है? अच्छा Yes, मुझे sir. बताओ इन दोनों में, बता सकते हो आप मुझे इन दोनों में? देखो एक है O नेगेटिव, उससे जुड़ा है बेटा H। एक है O नेगेटिव, उससे क्या जुड़ा है? R। बता R का नेचर कैसा होता है, प्लस आई या माइनस आई? जल्दी बोल। प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई। तो घटिया हो गया ना ये तो। Yes, sir. हाँ सर। यस OH सर। वो तो नेगेटिव, H नेगेटिव लिख रहा है। फिर से रिपीट कर देना एक बार। भाई देखो सुनो, हम कह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरी बात। मैं कह रहा हूं पहले दो में हो रहा है रेजोनेंस, बाकी दोनों में नहीं हो रहा है रेजोनेंस। तो पहले दोनों जीत गए हैं बाकी दोनों से।
ठीक है, अब मैं इन दोनों पे डिस्कशन चाहता हूं सिर्फ। तो मैंने कहा इन दोनों को जूम करके दिखा बे। तो हमने कहा इधर O नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे H चिपका हुआ है भाई साहब, यहाँ पे O नेगेटिव लिखा है, R लिखा हुआ है। एक बात बताओ, ये R तो देने वाला ग्रुप है, मैं इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं, मुझे और इलेक्ट्रॉन चिपका रहे हो तुम, सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। तो ये घटिया हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जी सर। भाई इन दोनों में तो ये साइन लगा दूं, कोई दुखी नहीं होगा, बोलो। नहीं सर। नहीं सर, कोई आदमी जिसको दुख है इससे? नहीं है। सर नहीं है। अब मुझे पता है, अब सवाल कहाँ पे ज्यादा आता है जिंदगी में कि सर इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन सर ज्यादा रेजोनेंस तो सेकंड वाले में हो रहा है। सबका आर्गुमेंट ये हो सकता है ना, भाई सर इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है ये, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन सर इसमें तो रेजोनेंस घूम घूम के हो रहा है, मस्त बिंदास। हाँ सर। लेकिन बेटा सुन, जब तू इसमें नेगेटिव चार्ज को नीचे ले जा रहा है तो दे किसको रहा है नेगेटिव चार्ज? तो यदि इसको नीचे ले जाता है तो प्लस नेगेटिव चार्ज है। किसको देता है? कार्बन को। कार्बन को। और यदि तू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है Yes, तो sir. नेगेटिव चार्ज किधर जाता है? O को। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में। तो बता किधर स्टेबलाइजेशन जाता है? देखो रेजोनेंस ऑक्सीजन पे। सेकंड में ही ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन लेकिन पे। ज्यादा होने पे भी नुकसान हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि Yes, sir. कार्बन पर नेगेटिव जा रहा है, कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज सुंदर लगता है, कार्बन हाँ, पर sir, नेगेटिव हाँ, चार्ज सुंदर नहीं लगता है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा साइन है ये। सर। हाँ सर, याद रखना। और इसी का ही रीजन है बेटा, मैं एक चीज सुंदर सी बता दूं, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सर होते हैं। एक होता है फिनोल। हाँ तो सर। कौन ज्यादा एसिड है क्या पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा। क्यों? क्योंकि यह इसका कॉन्जुगेट बेस। याद है क्या फंडा? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। याद है क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। यस सर। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग। मतलब इसमें ये बना, इसमें ये बना, कौन ज्यादा हीरो है? ये ज्यादा ये हीरो वाला है। था। तो इसका जो एसिड है ना बेटा, वो कैसा है? स्ट्रॉन्गर एसिड है। सर अगर O पे पॉजिटिव चार्ज होता तो? बेटा होता ही नहीं, तो फिर रेजोनेंस उल्टा होता बेटा, वो तो फिर इसके कंपैरिजन में नहीं आता ना बेटा। समझ नहीं रहा तो कुछ भी लगा दे, तो फिर वो अलग ही डायरेक्शन हो जाता है उसको सोचने का। ठीक है? सर ये कीटोन है ना सर, ये OH वाला ग्रुप? नहीं बेटा कीटोन नहीं, दिस इज फिनोल्स, अल्कोहल्स। ठीक है? OH इज अल्कोहल, C डबल बॉन्ड O होता है बेटा कीटोन। तो फिनोल्स क्या होता है? फिनोल होता है एरोमेटिक बेंजीन होती है ना, उस पर यदि OH जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फिनोल्स। पढ़ा और सिंपल कार्बन की चेन हो उस पर OH लगाओ तो अल्कोहल्स। ओके सर। नाउ आई थिंक ऑल एग्जांपल्स आर फाइन यार। किसी को कुछ पूछना है अभी? नो सर। लिविंग ग्रुप सबको समझ में आ गया? यस अब सुनो, सर। अब कहानी कहाँ है जिंदगी में मेरी में। अब मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहां से जेईई मेंस का क्वेश्चन बनने के 99.99 चांस होते हैं, और नीट का तो मैं 100% ही बोल रहा हूँ, मतलब इतना बोल रहा हूँ। ठीक है? तो बेटा दो वर्ड पढ़ाए जाते हैं हमको केमिस्ट्री में, एक होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक होती है बेसिसिटी। बेसिसिटी आई थिंक आपने सुना हो। बेसिसिटी मतलब कितना अच्छा बेस है। क्या समझ रहे हो आप? ये आरएनएस वाली बेसिसिटी नहीं है, बेसिसिटी मतलब कितना अच्छा बेस है। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस क्या होता है बेटा? सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि बेस आप यदि बात कर रहे हैं तो क्या होता है बेस? जो लोन पेयर क्या होता है? डोनर। सही बात है कि नहीं है? जी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा अभी बता रहा हूँ क्या लिखना है। ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस क्या होता है? जनरली लोन पेयर डोनर होता है यार। जैसे एनिलीन का नाम सुना है आपने? एनिलीन यस जनरली यही बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है? जनरली आपने सुना होगा अमाइंस बेटा, RNH2, यही सब बेस होते हैं लोन पेयर देने वाले। मतलब क्लोरीन भी तो होगा ना, क्लोरीन बेंजीन भी हो सकता है बेटा, बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सही बात है? यस सर। सर प्लस M ग्रुप नहीं बोलेंगे प्लस M, जस्ट सिंपली जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्लस M को बोल सकते हैं बेस, लेकिन अभी के लिए सेपरेट है, वो रेजोनेंस में भी नहीं है, तभी भी अलग से रखा है ना बेटा। ये तो Cl- तूने कहीं जुड़ा नहीं है ना? यस सर। तो मेरी बात सुनो सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना है। बहुत ज्यादा देखो, जितना आसान है ना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए सवाल आता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक वर्ड है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी आपके दिमाग में क्या मैं डालना चाहता हूं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जो बेस होता है ना वो लोन पेयर डोनर होता है या नेगेटिव चार्ज डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है? बेस। सबके दिमाग में आई बात?
और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है ना, वो उतना अच्छा बेस होता है। क्या आपके दिमाग में कैद करो, लिखो मत, सब कुछ छोड़ दो, जो बोल रहा हूं वो सुनो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस क्या होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होती है ना, वही उतना अच्छा बेस होता है। सबके दिमाग में आई ये बात? यस सर। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? ये तो मैंने पढ़ाया था तेरे को। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सोचो सोचो। सर जिसके पास न्यूक्लियर लेवल, न्यूक्लियस लेवल, न्यूक्लियस लेवल होता है, राइट? जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो दोनों सेम हो गए। बेस भी क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहे। फिर सर अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? सही बात है ना, एक ही बात है तो एक ही नाम से पढ़ा दो। लेकिन बेटा बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पे, हमारे सब्जेक्ट का अंतर आता है। आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए जिंदगी में, एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सुनना मेरी बात, मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ ये बात, ये सवाल भी बन सकता है। आपने 2 चैप्टर पढ़े बेटा, एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपने बहुत ही घटिया तरह से पढ़ा होगा, हो सकता है अच्छी तरीके से पढ़ाओ, आपकी मेहनत के ऊपर है। एटलीस्ट आपको पता होगा दिस चैप्टर डील्स विद द एनर्जी चेंज, है ना भाई? एक चैप्टर आपने पढ़ा है काइनेटिक्स, वो तो आपको इस सदी के सबसे महान टीचर ने पढ़ाया है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि रिएक्शन रेट को मेजर करना। टाइम के। परफेक्ट। तो हाँ, दिस इज टाइम थिंग, दिस इज एनर्जी थिंग। मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, अभी बताऊंगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, जो बेसिसिटी है बेटा, वो एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। बेसिसिटी कैसा पैरामीटर है? थर्मोडायनेमिक्स। और जो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कैसा फैक्टर है? काइनेटिक्स। मैं प्रूव करके दिखाता हूं अभी आपको। अभी कुछ मत लिखना, अभी कुछ मत लिखना। अच्छा, हमने कहा बेटा सुन, हमने मार्केट में एक बेस लिया, खरीदा, CH3 C CH3 CH3 O नेगेटिव। ये एक बेस है बेटा, ऐसे ही मॉलिक्यूल है, छोड़ो बेस भी छोड़ो। एक है अपने पास CH3 O नेगेटिव। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भाई मान ले इसका नाम है A, इसका नाम है A, इसका नाम है B, कौन अच्छा बेस होगा? तो मैं कहा यार इलेक्ट्रॉन देने का काम है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा वही बेस है। दिमाग लगाओ, CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई माइनस आई, जल्दी से बोल मन। प्लस आई 3 प्लस आई ग्रुप लगे। कितने ग्रुप लगे हैं? 3। यहाँ कितना लगा है? 1। क्या आंसर बोलोगे बताओ भाई? A इज बेटर बेस देन B। कोई दिक्कत नहीं मुझे, दिक्कत मुझे किसी भी तरह की नहीं है। लेकिन अब मुझसे किसी ने पूछा चलते फिरते, बता न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है? अब सुनना, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? अपना कोई एक रिएक्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर उस रहेगा। न्यूक्लियोफाइल को जाकर अटैक करना है। क्या करना है? जाकर अटैक करना है। कौन जल्दी से अटैक कर सकता है इन दोनों में? सोचो सर ये बी वाला सोचो। एक भारी भरकम आदमी जिससे चला भी नहीं जा रहा, उसको सर जाके हिंड्रेंस भी तो होगी। वही तो बोल रहे हैं हम। एक भारी भरकम आदमी, उसको जाके अटैक करना है ऐसे जाके। एक बिल्कुल चुच्चू सा आदमी, उसको जाके अटैक करना है। कौन आसानी से अटैक कर लेगा बताओ? सर पर देखा जाए तो उसको तो आई इफेक्ट लग रहा है, तो ज्यादा बेटा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो फिर वो आराम से दे देगा इलेक्ट्रॉन। सही बात है, उसकी बात हो चुकी है, वही बेस है बेटा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में इस बड़े से मॉलिक्यूल को सोच लड़की, यही तो बता रही, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। ये इसको जाके अटैक करना है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस वंडरवाल रिपल्शन। जितना बड़ा ग्रुप रहता है उतना वंडरवाल रिपल्शन रहता है। तो सोच, इतना बड़ा ग्रुप यदि जाके अटैक कर रहा होगा ना, तो हमें स्टेरिक एंट्रेंस देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? सोचो। देखना पड़ेगा सर। तो मतलब जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहा हूं, बस इतना दिमाग में डाल रहा हूं, जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे स्टेरिक फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे। मतलब काइनेटिक्स आ गया ना यहाँ पे? यस सर आ गया। तो बात कैसे, मैं बताता हूँ, सुनो बात कैसी है। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है, मान लो मैं हूं आदमी, ठीक है, और मैं टशन में बैठा हुआ हूं, मेरे पास अपने आप पैसा आएगा चल के। कैसा आएगा? मेरे पास अपने आप पैसा आएगा। वैसा है, पैसे को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? पैसे को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। दूसरा मान लो घटिया आदमी, मुझे बैंक लूटना है जाके। ये बैंक, दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, वो बैंक लूटने वाला काम है बेटा, मतलब जाके अटैक करना है। तो थोड़ा सा ही अंतर है। देखो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन देने हैं, बेस को भी इलेक्ट्रॉन देने बेटा, न्यूक्लियोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन देने हैं। लेकिन क्या बताना चाहता हूं, बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक फैक्टर। यदि मैं आपको क्लास 11th याद दिलाऊं थोड़ा सा, तो एक ना वर्ड पढ़ा हो आपने, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, याद है क्या किसी को?
Yes, sir. पढ़ा तो है सर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है, जब एक एसिड और बेस आपस में मिक्स होते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो वही बेसिसिटी है बेटा। तो बेसिसिटी की जो डीलिंग है ना, वो सारी की सारी किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। बेस छीनता है, बेस बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन लेके, वो देख रहा है भाई H+ जा रहा है, इधर आ बे, आजा इलेक्ट्रॉन ले, मेरे पास ही बैठ जा। देखो अंतर बताता हूँ सुनो। बेस मान लो कोई ये बेस है, सर इसमें सर कंक्लूजन क्या है? बेस मतलब चोर है। हाँ सुन तो भाई मेरी बात सुन, मैं चोर वोर छोड़। बेस का काम क्या है, बेस ना H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H+ आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, चिपक जाएगा, समझा, ये बेस है। न्यूक्लियोफाइल ऐसे बैठा हुआ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल के पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको जाकर ना अटैक करना है इस पर, फिर रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो जब जाके अटैक करना है तो हमें स्टेरिक फैक्टर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी आती है ना बेटा, तो क्या इन्वॉल्व हो जाता है, ये बताना चाहता हूँ आपको, काइनेटिक्स। हाँ मतलब काइनेटिक्स हो गया वो, ठीक है। और जब भी बेसिसिटी आती है तो क्या इन्वॉल्व होता है, सिंपल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज सिंपल बेसिसिटी। तो वहां पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स लगता है। तो ये बात समझ में आएगी आपको, पहले बताओ ये बात। क्लियर सर, है ना। तो सब हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहले। हाँ बोलो बेटा। सर इसका कंक्लूजन क्या निकला सर? वो जो सेकंड वाला कंपाउंड था सर, वही तो होगा न्यूक्लियोफिलिक। देखो सेम ही होता है, बेस न्यूक्लियोफाइल सेम है, दोनों को इलेक्ट्रॉन देना है। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे ना, तो हम काइनेटिक्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसको जाके अटैक करना है, ठीक है। बेस को जाके अटैक नहीं करना, बेस विल अट्रैक्ट द H+ आयन। सर जितने भी हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी तो हमारा वो हो गया ना, एक काइंड ऑफ प्रोसेस या कुछ हो गया, बट जो इसमें काम करे वो देखा जाए तो मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है, नहीं। मैं बताता हूँ। बेस डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम केमिकल रिएक्शन है ना, उसका काइनेटिक्स देखते हैं। मैं आगे भी डिफरेंशिएट भी करके बताऊंगा। जैसे जो मेरा एग्जांपल है ना बेटा, सर जैसे ये मेरा एलेनिन है सर, एक सेकंड, जैसे मेरा एलेनिन है, ये मेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रही है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है? नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, राइट। तो मतलब ये शो कर रहा है। बिल्कुल। सुन, जो ए ना, तेरे हिसाब से ए अच्छा बेस है, बी घटिया बेस है। न्यूक्लियोफाइल पता है कौन अच्छा है, बी है यहाँ पे, याद रखना। हाँ सर, वो चीज मुझे समझ आ गई, मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर रहा है, ये कंपाउंड ही न्यूक्लियोफिलिसिटी है। नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, समझी, टेंडेंसी है। न्यूक्लियोफाइल मतलब सर उसकी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफाइल एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक टेंडेंसी है। यस, जैसे ऑनेस्टी एक टेंडेंसी, समझ रही है ऐसे। बेसिसिटी भी कोई मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, बेस अपने इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी रखता है वो कहलाती है बेसिसिटी। सर एक बात बोलूं, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम बेसिसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बेस को को बेस से, न्यूक्लियोफिलिसिटी से नहीं। बिल्कुल, और न्यूक्लियोफाइल को बेस से। करेक्ट सर, अब आ गया, थैंक यू। बट अंतर है सिर्फ काइनेटिक्स का। हाँ सर, वो आ गया। तो सबसे पहले आप ये लिखो जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, प्लीज। मैं आपके नोट्स बनवाता हूँ धीरे धीरे। अरे सर एक बार बता दो सर। हाँ बोल। सर वो जो आपने बताया था सर, 2 एग्जांपल लिए थे सर, उसमें आंसर क्या है? आंसर मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 मिनट दे दे, ठीक है। अरे आंसर पूछा सर, ए या बी है अच्छा, तो बता दो। देख, बेस अच्छा है ए बी से, हाँ सर, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ना बी अच्छा है ए से, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर है। तो सर ये तो कह रहा था सर, उसका बी है ना, बी आंसर होगा ना, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा? तो देख भाई सुन, हाँ, यदि तू न्यूक्लियोफाइल की बात करेगा तो बी इज ग्रेटर देन ए, बस यही पूछ रहा की था बात करेगा। हाँ बस, यही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, सब बताएंगे। पुरानी स्लाइड। हाँ एक बार ये लिखो सबसे पहले, उसके नीचे नोट डालना है, फिर आपको एक मैं लिख ही देता हूँ। एक्चुअली क्या है, आपको मैंने बेसिस 11th क्लास में पढ़ाया भी था। हाँ बोल सर, आपने सर एक एग्जांपल कराया और 2 मतलब सर 5 करा दो, क्लियर हो जाएगा। अभी करा रहा हूँ ना, अभी तो स्टार्ट करा, टेंशन मत। देख कितना एग्जांपल लेके आया हूँ मैं घर से, यहाँ पे पढ़े हो आप, घर से लेके आए हो। 11 एग्जांपल लिखे हुए, देख रहा है लड़के, घर पे ही हो सर आप। पहले एक बार पहले नोट तो करने दीजिए। हाँ, ये बहुत शक कर रहे हैं यार मुझ पे लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी अरे नहीं सर, हम कभी शक करते सर आप पे। काइनेटिक फैक्टर, ये नोट याद रखना, ये एज इट इज स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में टपक सकता है। बेसिसिटी, नीट वाले जितने भी लोग हैं ना, पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, आज ही बता रहा हूँ, जब भी नीट हो जिंदगी में देख लेना।
थर्मोडायनेमिक फैक्टर। देखो अब आपको टाइम देना है, मेरे को आपको टाइम देना, और ये बेस्ट ऑनलाइन में मुझे सबसे एक चीज ये लग रही है कि मेरे पास फ्रीडम है। आप अपन बस धीरे धीरे मुझे 15-20 दिन दोगे, सेटल हो जाऊंगा। आप रोजाना रात में मैं 1 घंटा बैठ जाऊंगा अपना जूम खोल के, आप जिसको डाउट है वो आए, बाकी ना आए। मैं आपको अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी दे दूंगा, ठीक है, उस पे आओ, धड़ाक से पूछो, चले जाओ। किसी का वेट मत करना शीट लगाने के लिए या पढ़ने के लिए, पहले बता रहा हूँ कि सर अनाउंस करेंगे तब लगाऊंगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। खुद के हिसाब से जितना लगा सकते हो पढ़ दो सब, पहले इतना लिखेंगे सब लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बायो मैम को कह दीजिए वो फोन पे ले ले क्लास हमारी, अगर पॉसिबल है। बेटा मैंने पूछा है उनसे, लेकिन उनका ना इंटरनेट में दिक्कत है। तो अभी पूछ वो लेता हमें हूँ। टेक्स्ट कर देंगी ना। हाँ नहीं, उनका अभी मैसेज आया है कि सर हो नहीं पा रहा है। मैंने फोन से उनका, अभी मैंने उनका फोन, उनके फोन में वो उनके घर में नेटवर्क ही नहीं आता है वैसा वाला। अभी मैंने मैसेज करा ही हुआ है, देख लेंगे। ये तो लड़की मैं 7:45 पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो तुम लोग आ जाना ना, बायो वाले, अपन कुछ पढ़ लेंगे। पढ़ाते हो सर? आप बायो पढ़ाओगे? नहीं, बायो मेरा मन था पढ़ाने का, जिंदगी में पढ़ा नहीं पाया। अभी भी सर है। IIT के और बायो पढ़ा रहे हो? सर अभी तक नहीं हो। नहीं, मेरा मन है अभी भी, पर मेरे को पता नहीं, मैं सीख नहीं पाया। पढ़ा तो मैं कुछ भी दूंगा, पढ़ाने में क्या है, लेकिन बस मेरा बायो पढ़ाने का बहुत मन है जिंदगी में। अच्छा सर, पढ़ने का ही टाइम नहीं मिला आज तक। मैं बड़े वर्सिटाइल हो सर, आप हैं? वर्सेटाइल कहाँ है बे? एक ही तो काम कर रहे 6 साल से, काय का वर्सेटाइल? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 साल से, इसमें वर्सेटाइल होने का कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। मैथ्स पढ़ाओ यार सर, मैथ्स पढ़ाओ। चलो, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब कोई मेरा बच्चा, मेरी बस एक ही उम्मीद है, IIT में कोई रैंक निकाल दे 1 से लेके 500 के बीच में, कोई मिल ही नहीं रहा। अरे सर चिंता मत करो सर, मैं ना मिल गया है सर, मैं हूँ। अच्छा। हर बार ऐसे बोलते हैं लोग मुझे। सर जिसको शक हो रहा है ना उसकी तरफ से आप पेपर लिखने चले जाना। मेरी तो नहीं आ पाएगी यार 500 रैंक, मेरी काहेगी भी भाई, मैथ्स में तो फेल हो जाऊंगा मैं पक्का। फिर तो छोड़ो, फिर तो छोड़ो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में फुल आ जाएंगे, ये बात सही है। सर आप बता देना। हो गया बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट पेज सर, नेक्स्ट पेज। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट पेज अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना, अब लिखो मैं जो बताऊंगा, मैं खुद से नोट बनाऊंगा इसके। आ जाओ, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का पहला रूल क्या है, ठीक है? अलोंग द पीरियड बात करो बेटा, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिस, न्यूक्लियोफिलिसिटी बात करें, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलो बेटा। बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बताओ? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। थप्पड़ मार दूंगा। सोचो। घटेगी सर, घटेगी, क्योंकि बेटा अलोंग द पीरियड से जाते हैं ना compare तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सोच। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो घटेगी ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। ओके 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 सर। चलो अब आओ, अलोंग द ग्रुप, यहाँ पे छुपा हुआ है आपका नीट का और IIT का सवाल। अलोंग द ग्रुप क्या होना चाहिए? एनी सजेशंस? बढ़ेगी सर। इंक्रीज। सोचो ढंग से, ऐसे फर्जी मत बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज होएगी सर, साइज भी तो रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि नीचे जा रहे हो, नेगेटिव चार्ज है, बड़े एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबल, वो देने से मना कर देगा यार। हाँ सर सही है। और तो क्या मैं ये भी कह रहा हूँ डिक्रीज, लेकिन मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। सर साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी, तो नहीं बेटा, साइज बड़ा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज फैल जा रहा है, अब फैल जा रहा है तो उसको देने में दिक्कत नहीं आएगी क्या इलेक्ट्रॉन? अभी थोड़ी देर पहले तो बोला F-, Br-, Cl-, I-, किसको स्टेबल बताया था बे तूने? I- को स्टेबल बताया था। I- को स्टेबल बता रहा मतलब इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। अच्छा सुनना मेरी बात, अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, मैं एक लाइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है? ये वाली चीज, इसको ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं। तो मैं एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, F-, Br-, Cl-, I-। आपको मैंने सिखाया, आप बोलोगे सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, आप बोलोगे सर जी मैं डैम श्योर हूं, डाउन द ग्रुप
negative charge, it's stable on F. bigger atom, so this is the order, right? लेकिन मैं यहाँ पे एक word लिखना चाहता हूँ, it is only in case of non-polar और polar में aprotic solvent, बस ये 2 केस है। अब बोलो सर प्रोटेक में क्या हो जाएगा ऐसा जो क्या आंसर बदल जाएगा आपका? मैं कह रहा हूँ बदल जाएगा। एक बार आप ये लिख लो पहले, फिर मैं आंसर बदल रहा हूँ। सर दोनों कंडीशंस के लिए ही है? सिर्फ ये दोनों कंडीशंस के लिए, अभी सिर्फ ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड में तो ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सही बोल रहे हो आप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही प्रोटिक आएगा ना तो कुछ अलग चीज होगी, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। एक बार आप इतना लिख लो बस। और ये सवाल आता है 100%। प्रोटिक ना, पोलर में प्रोटिक, पोलर में एप्रोटिक बेटा, एप्रोटिक। फिर से लिख देता हूँ। अब तो मेरी राइटिंग सुधर गई है ऐसा मुझे लग रहा है, क्या ऐसे मैं भ्रम में हूँ? नहीं सर पहले से सुधर गई है, थोड़ी समझ तो आ जाती है। सुधर गई। ऑफलाइन सेंटर में कैसे लिखते होगे फिर बच्चे? अरे बीआर और सीएल उल्टे नहीं लिख रखे? हाँ सर उल्टा हो गया लड़की। एक सेकंड इसको ठीक कर देता हूँ, वो मैंने ग्रुप वाइज ढंग से नहीं लिखा। बच्चे तो मेरी बहुत ही अच्छी राइटिंग है बेटा, F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस। अब ठीक है, तो माय ऑर्डर इज बिगर एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो सबसे घटिया हो जाएगा सबसे बड़ा। इतने में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? अब मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता हूँ जब मैं प्रोटिक सॉल्वेंट लाऊंगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का वो भी पता चलेगा कि सॉल्वेंट का यार कुछ ना तो रोल है जिंदगी में, ऐसे फर्जी में नहीं पढ़ाया। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ना ग्रिग्नार्ड की, फिर मजा आएगा। वो तो सर देखेंगे। रिएजेंट वगैरह तो लास्ट ईयर थे बेटा अब पढ़ाऊंगा ना, मैंने लास्ट ईयर तुझे पढ़ाया कहाँ? मैंने नहीं पढ़ाया। वो नहीं सर, आप ही ने पढ़ाया था सर ग्रिग्नार्ड। हाँ सर मेरे नहीं पढ़ाया सिलेबस में था था। तेरे स्कूल के लिए पढ़ाया था, तेरे स्कूल के लिए पढ़ाया था, ऐसे कॉमन नहीं पढ़ाया। हो गया इतना सबका? हाँ सर हो गया। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ यार मुझे, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक की, प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा क्या होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई बताएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अब देखो मजा आएगा। तो हमने कहा हमारे पास 4 आदमी है भाई, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। मुझे जानना है सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी? मान लो सॉल्वेंट पानी ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेक दी सॉल्वेंट पानी, तो पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी? एनी सजेशन? फ्लोरीन। आपको लगता है? आयोडीन मुझे भी लगता है फ्लोरीन की ज्यादा अच्छी होगी बेटा। लेकिन होगा नहीं ना, सुनो तो नहीं बेटा, ये तो होगा। देख तेरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कैसा है, HOH ऐसा चल रहा है, यहाँ नेगेटिव है बेटा, यहाँ पॉजिटिव है, और इसको X माइनस रहेगा तेरा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो फ्लोरीन माइनस सब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, लिख देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा किसमें होगी? फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। अब सुनो मेरी बात, मैं हूं फ्लोरीन, मैं आया पानी में, मेरे को चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मतलब मैं रुक गया पानी में। कैसे? अब बताओ मैं अच्छा न्यूक्लियोफाइल हूं, बेकार न्यूक्लियोफाइल हूं? बेकार हो सर आप, बेकार नहीं पाऊंगा भाई, मुझे पकड़ लिया गया है चारों तरफ से। तो अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? सोचो। आयोडीन। देखो फर्क पड़ गया, अभी पिछला आंसर कुछ और था, उल्टा हुआ। यस सर। ऐसा क्यों हुआ? अब समझो, न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फैक्टर है। तो मैं चारों तरफ से बॉन्डिंग हो गई, अब मैं हिल नहीं पा रहा, मैं जाके अटैक कैसे करूं? आयोडीन हूं मैं, फ्री हूं, मस्त जाके मारूंगा खींच के थप्पड़। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? हाँ सर, हाँ समझ गया सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, चार्ज लिख दिया आपने, डेल्टा नेगेटिव आएगा ओ पे। डेल्टा ही तो लिखा है, ये नेगेटिव आएगा ना सर। यहाँ पे तो X माइनस ही लिखूंगा ना। ओ पे, अच्छा सॉरी, अच्छा दैट इज फाइन। ये समझा कि नहीं समझा यार, बताओ यार। ये तो समझ गए। अरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंदगी का, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। हाँ, अच्छा सुनो, अब IIT में और नीट में सवाल आ जाए और ये ना बताए कि सॉल्वेंट कौन सा है,
ध्यान सुनना, कुछ ना गिवन हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है बोलो? सर करना पहले बता रहा हूं। यदि सॉल्वेंट ना बताए तो एप्रोटिक वाला, कई लोग ना एप्रोटिक का आंसर चेप के आ जाते हैं, बहुत बच्चे देखे मैंने आज प्रोटिक तक। होगा सर, प्रोटिक होगा क्या? हाँ याद है ना, कुछ नहीं गिवन हो, आईआईटी ऐसे ही पूछ ले, राइट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ F माइनस Br माइनस Cl माइनस I माइनस, तो समझ जाना ये पानी में ही पूछा है, पानी में मतलब पूछा है। पोलर प्रोटिक में ही पूछा है। ओके सर, चलो लिखो, जब आगे बस बढ़िए। वेट कर लो, इसे उतारने तो दो। सर आप सच में सर बस 6 साल से पढ़ा रहे हो ये? मतलब कायदे से 2014 में बीटेक, उससे पहले पढ़ाता था, पर 2014 से अच्छे से सर। पढ़ाता हूँ, मतलब डेडिकेटेडली, और कुछ नहीं करता। 15 16 17 18 19 हाँ 20 साल, 20 साल के बोलो, 6 साल हो गए। सर आपने एक एग्जाम्पल कराया था, उसकी भी स्लाइड शो कर दीजिए। वो स्टेरिक फैक्टर वाला जी सर। आ रहा हूँ उस पे बेटा, अभी मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाऊं, टेंशन मत ले, इसलिए मैंने कहीं से उठाया नहीं है पोर्शन, मैं खुद अपने हिसाब से लिखवाता हूँ। सर वो स्टेरिक फैक्टर वाला एक बार और बताना। बेटा सब बता रहे, अगर ये तो लिख ले, मैं आज जा ही रहा हूँ उस पे, छोड़ ये के हो गया। सर स्टेरिक फैक्टर नहीं सर, वो स्टीरिक नंबर होता था ना सर कुछ, वो अलग चीज होती है बेटा, तो वो भी एक तरह से एक ही बात है सकते हैं। ये हो गया सबका भी, चलो यस सर, डन सर। चलो नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, अरे स्पेलिंग लिख लेना, मुझे आ नहीं रही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन, सेम सर, सेम। मतलब डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट है ये, यहां मैं अपने वाला एग्जांपल चेप दूंगा आपको, जैसे सर इसमें कोई प्रायोरिटी वाला ऑर्डर नहीं है ना कोई? नो नो नो। सारे चेक करने हैं ना सर? ठीक है। सवाल ही ऐसा आएगा तेरे से अपने आप निकल जाएगा, मतलब फंसता नहीं है, तो क्लियर है। वो प्रोटिक है, प्रोटिक वाला क्लियर है तो तेरा बन जाएगा। तो जैसे बेसिसिटी की बात करोगे यहाँ पे आप, A इज ग्रेटर देन B आ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो B इज ग्रेटर देन A आ जाएगा। ये था वो एग्जांपल, अभी आप साफ साफ लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस अपन, तो समझ में आएगा और अच्छे से। सर ये होता क्या था सर, ये स्टीरिंग मतलब बेटा भीड़ भाड़, जैसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल ही है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो जब ये जाएगा ना, तो जितने बड़े होता है आपस में वंडर वाल रिपल्शंस होते हैं उनके। हाँ सर होते हैं सर ये बेसिसिटी की जगह बेसिक ही आएगा, बेसिक बेसिसिटी बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी नीचे में कोई स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। कैरेक्टर। नहीं सर वो बात बराबर है। अभी पीछे मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे कहा कि न्यूक्लियोफिल मतलब बेसिस नहीं बेस आएगा, कि वो अच्छा बेस है इसलिए वो दे देगा। और देख बेसिसिटी सुन, बेस हूं जैसे मैं, और मेरी जो प्रॉपर्टी है ना देने की, वो है बेसिसिटी। अब कुछ भी बोले की बात है, मैं हूं न्यूक्लियोफाइल, मेरी देने की प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिसिटी, समझी क्या? सर एक बात बोलूं, लेकिन हमने एसिड बेस में पढ़ा था कि बेसिसिटी तो एसिड की होती है। नहीं बेटा, वो आरएनएस कंसेप्ट में पढ़ा था, वो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वो तो बेटा पुराना हो गया। सर फिर यहाँ पे बेस की बेसिसिटी है। हाँ वो तो आरएनएस कंसेप्ट तो अलग ही हो गया बेटा, वो खत्म। यहाँ तो मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक में बेस कौन से होता है, लुईस बेस होते हैं बेटा, बोले ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बेस होते। सोच आरएनएस में तो बेस ही अलग होता था, सोच H+ एक्सेप्टर बेस होते थे, ठीक है सर, आ गया। वो कंफ्यूज मत हो। ऑर्गेनिक में बेस ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब होता है। इतना सबको क्लियर है यार? यस सर। चलो बढ़िया, मजा आ गया, आज मजा भी आ रहा है पढ़ाने में बहुत दिनों में। चलो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स ना आप लिखेंगे, इनके रीजन भी लिखे मैंने, तो एक बार आप ट्राई मारेंगे, फिर मैं सारे समझाऊंगा ही, क्या पता आपको ही समझ में आ जाए भाई सारा। ठीक है, तो जस्ट ट्राई करो एक बार, जस्ट ट्राई करो। यदि कुछ ना गिवन हो तो याद रखना, यहाँ सोलवेंट पानी मान के करे सारे क्वेश्चन। सर इसमें तो सारे सर जो न्यूक्लिफाई है सर, वो बेसिसिटी के बिल्कुल अपोजिट है। नहीं बेटा सेम है, देख
एक दो जगह अपोजिट है, हाँ सर, एक दो वो जगह। सब ग्रुप वाले हैं, पीरियड वाले कोई नहीं, पीरियड में सेम ही रहता है, ग्रुप में चेंज होती है बेसिसिटी बस, हाँ जी सर। ध्यान से देखेगा तो। आप ये भी कर सकते हैं ना कि एग्जांपल घर से करके ले आए, पर आप लिख यस सर। लिख लो, पर सर एक बार लिखना बताओ जरूर। सर, सर सारे इसको काम हमें दे पीडीएफ दो। में एक बार आप डाल हाँ दीजिएगा। मैं तो अभी डाल दूंगा क्लास के जस्ट बाद ही, तो सर इसको अभी डाल होमवर्क में ही दूंगा। दे दीजिए। ये होमवर्क आप में कर लो, ज्यादा अच्छा है नहीं, दिस इज होमवर्क, अगली क्लास में 15 डिस्कस मिनट कर में लेंगे। आप पढ़ा। हाँ मैं एक रिएक्शन पढ़ाना, एटलीस्ट एक रिएक्शन पढ़ा दूंगा। सर ठीक आप है, सर हमें हर बार ऐसे बोलते हैं, जस्ट तभी डाल दूंगा बस क्लास खत्म होते ही, सर मैं आपको जस्ट आता नहीं। नहीं, मैं सच में डाल दूंगा यार, सच में मैंने मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, तू सर के एक भरोसे मिनट आप बैठा रुक है। सर जाइए, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लिया, ले। मैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं गारंटी ले रहा हूँ 6:20 पर ही आपको ड्राइव पे मिलेगा, ये मेरी शर्त है आपसे। नहीं मिला तो नहीं मिले तो आज के बाद मेरी कोई बात मत मानना। फिर माउथ ठीक है? ऑर्गन कब बजाओगे? नहीं किया तो मैं अगले पूरे लेक्चर में माउथ ऑर्गन बजाऊंगा। सर बताओ ना। अरे माउथ ऑर्गन धो दी जितेंद्र ने पानी में, उसमें पानी भर गया है। अच्छा सर, अब सब कुछ नया हो गया वाला। होगा। सर ये कहते ना बाढ़ में बह गया, वो राजस्थान में बाढ़ में बह गया होगा, ये कहते। रेगिस्तान। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब आपको ना बेसिक सारा आ गया। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी कैसे, ठीक है, मैथ से एक तरह की याद रखना। तो याद रखो आपने सब कुछ पढ़ लिया बेसिक। अब हम आते हैं रिएक्शंस पे। किस पे आते बेटा? रिएक्शन। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको पूरे ऑर्गेनिक, तो मजा आएगा। तो सबसे पहली रिएक्शन जो मतलब कई तरह की रिएक्शन है, एक होती है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ये शायद आपने थोड़ा बहुत करा भी है आज तक। फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरे नंबर पे बेटा हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम पढ़ेंगे बेटा फाइनल, जब टच ही दे रहे फाइनल टच, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये तो थोड़ा टाइप अलग हो गया, लेकिन आईआईटी का फेवरेट है ये। तो बेटा ना ये इतने टाइप की रिएक्शंस है। अब हमने क्या है, हमारी नॉलेज को ना इस तरह से सेग्रीगेटेड करना है। हम पहले ये रिएक्शन खत्म करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। और करने के बाद जब हर टाइप की रिएक्शन माइंड में क्लियर हो जाएगी ना, फिर आप कोई भी किताब खुद लेके बैठोगे ना, आपको खुद को समझ में आ रहा होगा। तो आपके चैप्टर्स भी ऐसे ही, मैं आपको आज बताता हूँ कैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको। राइट नाउ वी आर एट ORM 1, जिसको कि हम आने वाले 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे ORM 2 में। ORM 2 इज बेसिकली ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सर ORM की फुल फॉर्म क्या थी? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ नहीं ORM 2 नहीं, हाँ ये भी सब्स्टिट्यूशन समहाउ, इट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन। फिर हम जाएंगे ORM 3 में बेटा, ये भी ना एक तरह से सब्स्टिट्यूशन में डील करेगा, थोड़ी ज्यादा है हमारे कोर्स में। फिर आएगा ORM 4 बेटा, ये डील करेगा सीधा सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर 2 चैप्टर और आते हैं अपने पास उनमें, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक, एक होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये दोनों बेसिकली 2 बातों में डील करेंगे, एक कंडेंसेशन रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस। आपने सुने होंगे ना रोजनमुंड रिएक्शन, वुल्फ किश्नर, ऐसे नाम तो सुने होंगे एटलीस्ट। सुने सर ये नाम। यहाँ हम इनसे डील करते हैं। इतना यदि हमने पढ़ लिया तो हमारा लास्ट जिंदगी का एक टास्क बनता है, दैट इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। लास्ट है ना सर पूरी 12th का? बिल्कुल टच कर दिया तो पॉलीमर। सो दिस इज ऑर्गेनिक। सर ये डी ब्लॉक पी ब्लॉक किसके है? ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, नॉर्मल में आते हैं। तो नॉर्मल है। सुनो आप सुनो, जेई में जितने भी नंबर की केमिस्ट्री आती है, 100 नंबर की केमिस्ट्री आती है, सही बात है बेटा, 25 सवाल हुए, तो मान के चलो 25 में से 8 या 10 सवाल, मैं आज ही बता रहा हूं आपको जिससे पता रहना चाहिए, 10 सवाल मान के चलो आप। सर हर पेपर के? हर पेपर, कुछ दुनियादारी सब जहान के बता रहा हूं। और जो नीट है ना बेटा अपना, अपने आते हैं 45 क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, 18 मान सकते हो। इसके रिएक्शन जो ये बोर्ड पे लिखा है मैंने आज, तो तेरे को दिख रहा है लड़की, यहां से आएगा जो हमें पढ़ना है अब, ठीक है।
तो अब देख लो, आप इसमें यदि परफेक्ट हुए ना, इतने नंबर चिपका जाओगे। जेई वाले 40 नंबर और बायो वाले 80 नंबर। 45 सवाल में से बताओ सर, सिलेक्शन पाने के लिए सारे सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? यार नंबर पे डिपेंड करता है। सर 12-15 तो होनी चाहिए ना, 12-15। 4 मार्क्स के तो होता है हर एक क्वेश्चन। ऐसे नहीं होता, तुम्हारा डिपेंड करता है, किसी के 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं तो 2 में स्कोर करो ज्यादा, ऐसा बोल जाता है। नहीं सर ऐसे तो होता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, गलत हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है। बिल्कुल होता है, करने पर 4, छोड़ने पर 0। सर ये 10 क्वेश्चन एडवांस के मेंस के है? मेंस की बात करूं, एडवांस पे आया ही नहीं हूं मैं भी। एडवांस में 50% पेपर 2 में और 30% पेपर 1 में, ऐसा मान लो। चलो तो ये लिख लो आप, थोड़ा सा अंदाजा आएगा आपको क्या करने आ रहा है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसिड बेस रिएक्शन फटाक से। यदि आपको चार्ट टाइप लिखना है लिख लो, एटलीस्ट आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये सब करना। अच्छा, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में फंक्शनल ग्रुप वाइज दे रखा है कि पहले आप एल्डिहाइड पढ़ोगे, कीटोन पढ़ोगे, उनके अंदर रिएक्शंस पढ़ोगे। अपन थोड़ा रिवर्स वो जो वाले थे ना वो भी अब यही ग्रुप वाइज पढ़ा रहे हैं, चेंज भी हो गए। हाँ तो आगे आना ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं दोनों तरफ से पढ़ा दूंगा आपको, वो छोड़ दो मेरे ऊपर, ठीक है। चलो इतना डन है, लिखा सबने? हाँ सर लिख लिया सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये अपने नोट्स का पार्ट नहीं था। हाँ 12th की ऑर्गेनिक शुरू हुई रोहित अग्रवाल। 12th 11th मेरे लिए मैटर नहीं करता बेटा, मेरे लिए मैटर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस। क्लास वाइज मत देखो। हमारे स्कूल में तो मैटर करता है, हम दोनों के स्कूल में। 11th 12th का? हाँ सर, हमारे में तो आज शुरू करवा रही है ना। अच्छा चलो, मेरे स्कूल सेम है सर। अच्छा इसका और तेरा स्कूल से। तो सबसे पहले हम बात करें एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन बेटा। सब लोग ध्यान से रखेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है H+। क्या होता है सभी याद रखना, H+। तो ये एज ए टेस्ट भी यूज किया जाता है। टेस्ट मतलब आगे बताऊंगा। एक होती है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम क्या करते हैं, जब लैब में जाते हैं ना तो हमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो एज ए टेस्ट भी इसको यूज किया जाता है। जैसे देखो, सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। बिल्कुल आपको आसानी समझ में आएगी। देखो CH3, पहली बात मैं बताता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं किसको है, ये लिख लो आप। एसिडिक हाइड्रोजन कब कहोगे, किस आदमी को कहोगे, यदि आपका हाइड्रोजन, याद रखना, किस किस से कनेक्टेड है, किसी भी हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन sp से, सल्फर से, ठीक है, और आई कैन से बस। तो यदि आपका कार्बन, सॉरी आपका हाइड्रोजन इन सारे एटम से कनेक्टेड है ना, किसी से भी कनेक्टेड है। CSP क्या है? कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो उसको पहला पॉइंट ये लिखो, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। तो यदि आपका हाइड्रोजन किसी हेलोजन से कनेक्ट हो बेटा, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो बेटा, नाइट्रोजन से कनेक्ट हो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट हो, सल्फर से कनेक्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो वहां से आप H+ बाहर निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। इतना हुआ? यस सर। करे ऊपर की रिएक्शंस सारी समझा रहा हूं। नोट करनी है अभी कर लेना, पहले समझा तो दूं, एक बार में समझ में आएगा। ठीक पहली है, रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। देख तूने लिखा CH3, वो आपने रब क्यों कर दिया, लिखना लिखा नहीं था क्या लड़की? था। मैंने भी नहीं लिखा था सर। फिर से लिख रहा हूं। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है ये लिखना है सर। तो जितने भी बायो वाले लोग हैं, क्लास नहीं बेटा, मैं आपको 8 बजे मिलूं या 9 बजे, 8 बजे मिल जाऊं वापस से? सर 10 बजे मिल जाओ, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं 8 बजे मिल रहा हूं आप लोगों से। एक्स कोई बात नहीं बेटा, सबको मिलना जरूरी नहीं है। आप, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनका डाउट बता रहा हूँ। आपका जब टाइम होगा तो आपको मिल जाएगा। तो हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन sp और आपका एक है सल्फर। यदि इन लोगों से आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। वहां से आप H+ के तौर पे उसको बाहर निकाल सकते हो। अभी क्लियर है? लिख लो अभी। 8 बजे अभी हो गया, अभी लिखा सबने? अब सुनो मेरी बात, अब मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ। देखो बहुत आसान है। आप जैसे पहली रिएक्शन है CH3COH, कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इतना तो सबने पढ़ा होगा बचपन से ही है। अब मेटल है, मेटल का काम क्या, इलेक्ट्रॉन देना है लेना, जल्दी बोलो। देना। देना। तो ये क्या देगा, एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है H+ देगा,
मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, H+ का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बोलो? H2। दिख रहा है? पहली रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी लिखो मत, देखो बस। पहली रिएक्शन क्लियर है सबको? रिएक्शन विद मेटल्स, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। कैसे जलती है ये? पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। तो यदि मान लो आपको टेस्ट करना है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, तो आप क्या करो, उसके अंदर सोडियम फेंक दो और आग जला दो। यदि उसमें से पानी डालेंगे तो बबल्स भी तो आएगा। अगर पानी डाल, बबल तो हर गैस का आता है ना, फिक्स नहीं है ना बेटा। और पॉपिंग साउंड कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। सर फिर जो आग लगती है वो? आग नहीं लगेगी यार, बस जलेगा फटफट, इतनी थोड़ा ना निकलेगा हाइड्रोजन। सर नो फट जाती है। अरे नहीं फटती यार, बोतल में डाल दो तो। अरे हमने 12वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट करा यार ये। सर मैंने करा है। हाँ, तो पहली रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? हाँ जी सर क्लियर। लिखे सर। दूसरी रिएक्शन है, देखो लिख लेना, एक मिनट रुको। CH3COH, क्या डाला आपने इसके अंदर? NaOH। ये तो बहुत ही घटिया है यार, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? वाटर। सोल्ट प्लस पानी। पानी। लिखो, पहली दो रिएक्शन लिखो। चलो अभी आप सबको लिखने की ज्यादा पड़ी है, पहली दो रिएक्शन लिख लो, तीसरी समझा रहा हूँ। तो पूरी हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ पूरी, हाँ हेडिंग डाल के लिख, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, खतरनाक वाले। ऑर्गेनिक के जितने अच्छे नोट्स उतना अच्छा, ताकि आप हमसे 12वीं के बाद ले सको दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं भाई सर किसी ऐसे बच्चे से लेते जिसकी रैंक आई हो, अब देख लियो। हाँ यार, मैं राइटिंग को प्रेफरेंस नहीं देता, सही बता रहा हूँ, मेरी खुद की गंदी है। इनको तुम्हें पता ही है। आप खुद की बेइज्जती अपना भी कर लेते हो। क्या है, जो बेकार है तो बेकार ही है, उसमें क्या बोले। हाँ सर। अब मैं बोलूं मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हें दिख ही रही है, इसमें क्या झूठ बोल। सर आप किसको क्या मत देना, आपकी राइटिंग अच्छी है, या सर फिर वो आप बच्चे कहना के कि नोट मेरे लिए कहाँ लेटर गए? लिखते हैं। क्या? सर वो वाले बच्चे के नोट कहाँ गए जो आप ले रहे थे, वो 50 रैंक आई थी जिसकी? तो है उसके ऑर्गेनिक के नोट्स अभी आगे दिखेंगे तुम्हें थोड़े दिनों में। ये किसकी है? ये तो मैंने बुक से लिया है। सर आप सर कभी ना किसी का लेटर मत लिखना एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन। सर हिंदी की तो आपकी और खराब होगी। 76 नंबर थे मेरे हिंदी में। तो पढ़ते भी थे सर आप हिंदी? क्या नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने 12th में। सर सेम मेरे साथ भी है सर, हिंदी तो ऊपर से जाती है सर, मुझे सबसे जो सब ज्यादा हिंदी कहाँ होती है 12th में? सर हिंदी में फेल ना होता है बस। सबसे ज्यादा यदि मुझसे कोई नफरत करता था मेरे स्कूल में तो हिंदी और इंग्लिश के टीचर करते थे। मेरे को तो हिंदी के टीचर। मेरे हिंदी के, इंग्लिश के भी। तो इतना हुआ, सबकी दो रिएक्शन हो गई, तीसरे पे आ जाऊं? नहीं। हाँ सर आ जाओ। वन मिनट। हम बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? फिर आज आप 9 बजे लोगे डाउट्स? बेटा मैं बैठा हूँ, मैं 8 से 9:30 तक बैठा हूँ, कभी भी आ जाना, ठीक है? ओके सर। आपकी मर्जी है सर। 10 बजे बोल रहे थे आप तो। ठीक है, 10 ज्यादा हो जाएगा ना फिर। ठीक है, आ जाऊंगा यार, तुम आ जाना। ना हो तो सबके पास मेरा नंबर है, फोन कर देना, मैं जूम ऑन कर लूंगा, ठीक है? सेम हाँ, मीटिंग। सर फोन कर देंगे सर, ये सही है। हाँ पर ऐसा भी नहीं चाहिए हर बार ही फोन करो, आज के लिए ऑफर है बस। नहीं सर, ओके सर। आज कैसा ऑफर है सर? बे 9:30 बजे तक आ जाना, डाउट पूछने ही ऑफर है बस। तो मज्जू भाई तुम 11 बजे फोन चिपकाओगे सर, जूम पे आ जाओ। मैंने सर गलत जिंदगी में बताया बस यही आपको। बचा है कि जूम खोल के मैं तुम्हारी शक्ल देख के डाउट बताऊं 11 बजे। सर मैं तो सर आपको 1 बजे करता हूँ सर, आप जब भी रिप्लाई नहीं देते सर, ऑनलाइन सर सुनो सर, 10 बजे सही है क्या सर? 10 बजे मैं आ सकता हूँ। 10 बजे नहीं, फिर कल मिल लेना, इतनी क्या टेंशन है? ऐसे थोड़ा ना मैं कुछ बताने वाला हूँ। सर कल कर लो। बेटा मैं कल भी कर लूंगा, जिन लोगों को डाउट है पूछ के चले जाएंगे, जरूरी नहीं है जीओसी के डाउट हो उनके तो मान लो 11th का डाउट हो सकता है, वो पूछ लेंगे अपना, उसमें दिक्कत क्या है बताओ? सुनो आप सब लोग, नहीं है सर। NaHCO3 को तोड़ो बेटा, क्या आएगा? Na+ HCO3 नेगेटिव, है ना? अब सुन, यहां से क्या देगा तू? H+। यस सर। तो ये और ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 और H2CO3 एक्चुअली होता क्या है? H2O+ CO2 का। देखो आंसर आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? होता है सर। ओके एक मिनट। हाँ सर। H2CO3 कुछ नहीं होता, CO2 + H2 होता है। H2 से तो हीट करोगे ना, H2CO3 को हीट करोगे तो H2O + CO2 बनता है। ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन होती है। एसिडिक H पहचानो और आंसर ला दो बस, ठीक है? कल से पढ़ेंगे अपन मेन रिएक्शन, तो जो एडिशन रिएक्शन। और यार मैं एक रिएक्शन तो भूल गया, एडिशन रिएक्शन उसमें लिखना, पर चलो ORM 2 में आ जाइए।
सर आप ऐसा मत करो सर, कुछ भूलो भालो मत, नहीं हमारी नहीं, 12वीं है। टॉपिक लिखा है बेटा, टॉपिक नहीं लिखा। चलो ये हो गया। सर वैसे न्यूटन और आइंस्टाइन की तीसरा माँ बाप कंपाउंड तो सर आपने लिखा ही नहीं, इसमें 2 कंपाउंड लिख के छोड़ दिए। यार तो वो तो CH3CON नहीं बनेगा ना, ऐसे मजे ले रहा है यार, इसमें से H+ निकलेगा तो क्या बचेगा बता। सर एक बार बताओ। ये देख, सही है। अरे सर वो तो पता है, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। सर अगर NaOH की अमाउंट ज्यादा हो गई तो बफर बनेगा, वो छोड़ना तो अभी नहीं है। बफर सॉल्यूशन बफर तो सर लास्ट ईयर पढ़ लिया ना हमने। बेटा बफर यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मत कंफ्यूज हो, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो ये पूछा इसे। NaH आ जाओ भाई, इसको तोड़ो, ये क्या किसमें टूटेगा? CH3CO नेगेटिव H+ में। ये किसमें टूटेगा बोलो? Na+ और H- में। देखो ये और ये टूट के क्या बनाएंगे? H2 है। चौथी रिएक्शन क्लियर हो गई। तोड़ते कैसे है? तोड़ यार, CH3COH को तोड़ेगा नहीं क्या यार, बता यार। H निकाल दे यार, NaH को तोड़ दे यार, Na+ H-, बता कौन सा इसमें महान काम है। 4 रिएक्शन तक लिखनी है, 5वीं जस्ट लिख लो, समझाऊंगा बाद में जब ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा अगली क्लास। 5वीं बस लिख के चले जाओ आज। स्नेहा तुमने क्या बोला? सर ये सारी लिखनी है? सर ये रेड कलर में R- लिख रहा है। कौन सा? हाँ R-। सर ये कितनी है? 1 2 3 4 5 सारी लिखनी है? अरे कोई 2 लिख ले यार, एग्जाम्पल से सारे, कोई 2 लिख ले बस। अच्छा मेरे को लगा था यूनिक हो गया। लेकिन टेंशन है लोगों की में। अरे ये टेंशन है सर। अरे कुछ टेंशन नहीं है सर, आप ऐसे समझ रहे हो। इसलिए शक करते हैं, हमें पढ़ाया मत भूलना। कुछ नहीं बोला हूँ स्नेहा, तुम्हें सब पढ़ा है बेटा, शर्म कर लो थोड़ी सी। सर आपके बच्चे आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ सर एक बार बताओ सर, ये न्यूटन और आइंस्टाइन के मम्मी पापा ने क्या खाया होगा इन्हें पैदा करते? मुझे क्या पता यार। सर मेरे ख्याल से किसी एलियन ने इन पे इंजेक्शन डाल दिया होगा। सर ये HC वर्मा खा के पैदा तुम्हें क्यों दिक्कत है उन लोगों से? सही है आइंस्टाइन को तो डायलेक्सिया भी था बेटा, सबका अपना होता है, कल तुम भी तो कुछ पढ़ के कर सकते हो, उसमें क्या है। उस समय बेटा, उस समय ना, जब उस समय का एरा ना बहुत अलग था, उस समय सब लोग सिर्फ बेसिक डिस्कवरीज पे भाग रहे थे, अभी उतने साइंटिस्ट नहीं बनते क्योंकि साइंस ही इतना आ गया। सर इंडिया में तो उससे आइंस्टाइन से भी पहले जो पंडित वो भी आर्यभट्ट के जमाने में, वो तो और भी ज्यादा थे। तो भाई इंडियंस ने कभी नोट डाउन नहीं करी ना चीजें। जो रामायण महाभारत उसमें तो और भी ज्यादा थे यार, वो तो पता ही नहीं सच है या गलत है यार। हाँ भाई, सर ऐसे भाई अर्जुन जुपिटर को जब करता था ना, भाई मैं कैसे मानूं रामायण वो सही है गलत है, वो नहीं पता है ना। मैं प्रूफ्स हैं सर